राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस समय घर पे तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीएसआई के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम पिछली बार जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके पीवाईक्यू लगाने वाले हैं। और इस पीवाईक्यू सीरीज की खास बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट हैं, थोड़े से मीडियम से हार्ड लेवल के हैं, प्लस जो आपको एक पैटर्न समझाएंगे, वैसे हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो है और भी बेहतरीन हो सके। इससे पहले हमने मैथ्स की और रीजनिंग की एक एक क्लास कर रखी है। आज हम जीएस या जीके की क्लास करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है ज़्यादातर जो है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है। तो आज हम जो है इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ आप जो है इसी सीरीज के माध्यम से अपने जीएस को एक रिवीजन के तौर पे, एक चैलेंज के तौर पे लेंगे, जिससे जो है आपको बढ़िया स्कोर करने में हेल्प होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो थीम रहने वाला है यूपीएसआई की सारी सीरीज के लिए, वो थीम है देयर इज नो ब्रिलियंस इक्वल टू नॉलेज। ये थॉट को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ये आगे आपके लिए काम आने वाला है। साथ साथ ये आपको वाइज डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, कई बार जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी लगन से कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जैसे भी कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका रूटीन क्या है, ठीक है। आप कितना टाइम रिवीजन प्रैक्टिस को दे रहे हैं, वो कई बार जो है बाकी सब के लिए जो है एक वो बन जाता है, लाइन बन जाती है, जो बताती है कि आप कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन में। ओके, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, चलेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश नहीं, अबॉलिश सती इन इंडिया। तो आपको पता है सती प्रथा जो है भारत में चली आ रही थी, उसको ख़त्म किसने किया, अबॉलिश किसने किया? वेलेस्ली ने, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने या कर्जन ने? तो देखो, ये किसने ख़त्म किया? ये उसी ने ख़त्म किया जिसने ठगी सिस्टम, है ना, जो लूट मार का जो सिस्टम था, ठग लोग जो होते थे, वो सिस्टम खत्म किया, सर्किट कोर्ट का सिस्टम खत्म किया, और जिसके टाइम पे एजुकेशन में मैकुले मिनट आया था। अगर आपको इन सब से याद आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं, द आंसर वुड बी विलियम बेंटिक, ठीक है। और वो पॉइंट जो मैंने बताए थे वो आपको याद रखने, इन्होंने सबसे ठगी प्रथा जो है, ठगी सिस्टम जो चल रहा था लूट मार वाला, वो भी खत्म, इसने खत्म किया। साथ साथ सर्किट कोर्ट्स जो थे वो भी खत्म किए, है ना। और इसी के टाइम पे एजुकेशन में मैकुले मिनट आया था। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कर्जन की अगर मैं बात करूं तो कर्जन के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या हुआ था? 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या आया था इसी के टाइम पे? आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। और क्या आया था? और वो कैलकाटा वाला एक्ट आया था, कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट, कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट, है ना। और एक कर्जन का नाम एक कंट्रोवर्सी में भी आया था, क्या था, कौन सी थी वो? कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, ठीक है। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए आपको मेन मेन चीज़ें याद रखनी है। और इसी टाइम पे जो है यंग हस्बैंड मिशन जो है तिब्बत में लाया गया था, यंग हस्बैंड मिशन,
इन तिब्बत। ठीक है, अच्छा वेलेस्ली की बात कर लेते हैं। वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ था, ये भी आपको पता चाहिए। वेलेस्ली को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वेलेस्ली की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, सब्सिडियरी अलायंस जो ये लेके आया था। कब लेके आया था, 1798 में, 98 में। ओके, और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने एक्सेप्ट किया था, वो था हैदराबाद। ठीक है, 1798 में। अगले साल मैसूर ने किया था। और अवध, अवध कब अवध ने कब सब्सिडियरी अलायंस माना था, वो था 1801 में। ठीक है, उसके अलावा वेलेस्ली के टाइम पे ही आपका जो है सेकेंड मराठा वॉर हुई थी, मराठा वॉर। ठीक है, और इसी टाइम पे फोर्थ मैसूर वॉर जो है वो भी हुई थी। और क्या कौन सी ट्रीटी से खत्म हुई थी, तो याद रखना, ट्रीटी ऑफ बसायन, ट्रीटी ऑफ बसायन। साल पता होना चाहिए, 1802। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे बच गए डलहौजी साहब, उनके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डलहौजी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या इसको हिंदी में बोलते हैं, हड़प नीति। 1848 में आया था, लेके आया था यही, है ना। इसके तहत क्या मतलब कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो किंगडम है वो अपने आप ही ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, ऐसा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहला क्या कब्जा किया उन्होंने, सतारा पे, 1848 में। सतारा के बाद संबलपुर, जैतपुर, ये सब याद कर लो लाइन से। जैतपुर, जैतपुर के बाद झांसी, क्योंकि आपको पता है झांसी उनका 1853 की बात कर रहा हूँ मैं। और झांसी के बाद अवध, अवध के भी याद कर लो, अवध कब, 1856 में। ठीक है, उसके अलावा डलहौजी के टाइम पे क्या क्या हुआ, सेकंड सिख वॉर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और डलहौजी ने ही टेलीग्राफ लाइन बिछवाई थी इंडिया में, या फिर इस्टेब्लिश किया था। पहली ट्रेन जो है वो भी डलहौजी के टाइम पे चली थी, जबकि वो मालगाड़ी थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने। कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर, ये भी पूछ लेता कभी कभी। ठीक है, उसके अलावा जो आपका PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो भी डलहौजी के टाइम पे ही इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद डलहौजी ही पोस्टल रिफॉर्म्स लेके आया था। ठीक है, और इसके टाइम पे भी, हाँ इसके टाइम पे भी एजुकेशन में एक वो क्या नाम था उसका, वुड्स डिस्पैच करके जो है अधिनियम, या फिर क्या बोल सकते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आते यार, वुड्स डिस्पैच करके जो है वो लेके आया था। कब, 1854 की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन से रिलेटेड। और डलहौजी उससे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही रहे हैं, डलहौजी ने ही विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया, विडो रीमैरिज एक्ट। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आपको नाम याद आना चाहिए। कब, ये है 1856 की बात। तो इतनी सारी चीज़ें आपको डलहौजी के बारे में पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सारी चीज़ें जितने भी मैंने 4 नाम के बारे में बताया वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो मनी बिल से संबंधित है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आर्टिकल 101, आर्टिकल 110, आर्टिकल 116 या आर्टिकल 120। तो देखो 101 जो है आर्टिकल, वो आपका मनी बिल से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। वो है जो आपके वैकेशन ऑफ सीट्स है ना, जो एमपीज की जो सीट होती है उनके बारे में है ना। वो कब कब खाली करनी पड़ सकती हैं, एक तो दो रीज़न आप याद रख लो जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या, कि कोई भी एमपी जो है दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। अगर है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी सीट छोड़ूंगा और कौन सी सीट में पकड़ूंगा।
ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी बात क्या है, अगर वो जैसे जो सेशन चलते हैं, अगर कोई एमपी जो है 60 डेज के लिए सेशन में नहीं आता है, गायब रहता है, तो उसकी सीट डिस्क्वालीफाई हो सकती है, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 101। आर्टिकल 120 की बात करूं तो इसका भी भाई क्या बोलते हैं, मनी बिल वगैरह या कोई नॉर्मल कोई भी बिल से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये 120 जो है ये बात करता है लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, यूज्ड इन पार्लियामेंट। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। दो लैंग्वेज की बात थी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। बस फर्क क्या है, अगर आपने लैंग्वेज से पॉलिटी पढ़ी होगी तो इंग्लिश जो है वो 15 साल तक ही रहनी थी, 15 साल बाद वो हटनी थी, लेकिन अभी तक है, एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, बात करूं मैं आर्टिकल 116 की, तो ये भाई ग्रांट की बात करता है। और ग्रांट कौन से, एक्सेप्शनल ग्रांट। ये मतलब अगर मैं किसी कंप्लीट स्टेट में बात करूं तो ये वोट्स ऑन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि ये 116 जो है आर्टिकल बहुत रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, अब बच गया आपका एक ही आर्टिकल, तो जाहिर सी बात है वही हमारा जो है मनी बिल से संबंधित होगा, आर्टिकल नंबर 110। ओके, अब मनी बिल की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मनी बिल की बात करने से पहले अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन है जो ऐसा बंदा जो ये डिसाइड करेगा कि भाई ये बिल जो है मनी बिल होगा, ये बिल जो है फलाना बिल होगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, ये कौन सा होगा। हु डिसाइड्स, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रेड से लिखता हूँ, मजा आता है उसमें लिखने में। क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कौन भाई, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये डिसाइड करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब फाइनल जो डिसीजन है वो लोकसभा का स्पीकर का होता है, वही बोलेगा कि भाई ये मनी बिल है। ठीक है, अब मनी बिल के बारे में आपको दो आर्टिकल पता होना चाहिए, एक तो 110 जो आपने बता लिया, लेकिन एक और है, एक है आर्टिकल नंबर 109 जहां पे प्रोसीजर दे रखा है मनी बिल का कि मनी बिल जो है कैसे लाया जाएगा। आर्टिकल 110 में क्या है, उसमें डेफिनेशन है। ठीक है, ये चीज अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं मनी बिल की। तो देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि मनी बिल जो है वो उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, मतलब पहले से ही जो है प्रेसिडेंट को से बात की जाएगी, हाँ भैया ये ऐसा ऐसा केस है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस ओनली, बड़े अक्षर में लिख देता हूं, इन लोकसभा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो भैया क्या है, राज्यसभा का कोई इज्जत नहीं है क्या, है बिल्कुल है, राज्यसभा के पास जाएगा पर उनको भी 14 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, 14 दिन में राज्यसभा को बोला जाएगा कि भैया पास कर दो। अगर नहीं, राज्यसभा जो है कोई डिसीजन नहीं लेती है, मतलब कुछ भी नहीं बोलती है, चुप बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती है, तो अपने आप ही इसको जो है ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफॉल्ट पास मान लिया जाएगा। ठीक है, ओके, और पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देगा और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। सेकंड चीज, नो जॉइंट सीटिंग का यहाँ पे प्राविधान नहीं है, कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं बैठेगी, अगर मतलब कि राज्यसभा नहीं मान रही तो मतलब जो जॉइंट सीटिंग बैठे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पास मान जाएगा। उसके बाद देखो, अब प्रेसिडेंट साइन करेगा है, तो प्रेसिडेंट के पास आपको पता है वीटो पावर होती है, तो एक है सस्पेंसिव वीटो। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता है। क्यों, क्योंकि भैया तुमसे पूछ के ही तो हम लेके आए थे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये नहीं लगा सकता। उसके अलावा ये लगा सकता है कौन सा, पॉकेट वीटो लगा सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट साइन करेगा, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 111 में। ओके, तो ये है आपका मनी बिल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। ओके, आगे आते हैं।
द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। अब देखो ये चीज़ बता दूं मैं, ये PYQ जो है वो 2021 का है, तो इन्होंने करंट अफेयर किससे पूछा, 2020 से, मतलब 1 साल पुराना। ठीक है, तो आपको पेपर 2026 में होगा, तो आपको 2025 का जो है पूरा पढ़ के जाना है, PYQ मतलब ये करंट अफेयर देख के जाना है। और ये देखो नोबेल प्राइज पीस प्राइज पूछा है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी पूछ लिया है। ठीक है, तो किसको मिला था, तो याद रखना ये मिला था आपको किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आपको पता हो, मैं थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लेता हूँ। अच्छा मुझे बताओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा WTO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और यूनेस्को को बता दो मुझे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, रोम इटली में। ओके, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है जिनीवा स्विट्जरलैंड, या जिनीवा स्विट्जरलैंड। अच्छा अगर वो पूछ ले WTO या पूछ ले WHO या ILO, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में ही है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। FSSAI का कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इंडिया का ही है ये। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, वॉशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक के साथ IMF उसका भी वॉशिंगटन DC है, और पता नहीं दोनों जो है सेम ईयर पे बनाए गए थे। यूनेस्को का कहाँ है, इसका पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, आगे आएंगे। अच्छा उससे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था। किताब का नाम था गीतांजलि, ये इनकी कंपोजिशन थी, इनको मिला था। और ये फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट इंडियन बोल लो या फर्स्ट एशियन बोल लो। ठीक है, उसके बाद CV रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए, ये फिजिक्स में मिला था उनको। हरगोविंद सिंह खुराना को मिली था मेडिसिन में। मदर टेरेसा को मिला था पीस में। तो पहला इंडियन पीस प्राइज जो है वो मदर टेरेसा को इन द ईयर 1979 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था, लेकिन पहला फिजिक्स में किसको मिला था, CV रमन को मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को जो है इकोनॉमिक्स में मिला था, 1998 में मिला था। ठीक है, वेंकट रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री में मिला था, और 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए, ये सेकंड पीस प्राइज है, सेकंड इंडियन पीस प्राइज। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स। तो ये इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार आपको देखना है। ओके, देख के जाना है, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब इजी रहेगा। ओके, आते हैं आगे। इन्वेस्ट इंडिया अ नोडल एजेंसी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट सेटअप अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इन्वेस्ट इंडिया जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको किस डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप किया गया, उससे पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और किस डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप की गई थी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंतर्गत ये सेटअप की गई थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है ये, तो ये थोड़ी सी चीज आपको, ये थोड़े से पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्वेस्ट इंडिया इज द ऑफिशियल नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। और याद रखना ये 2009 में सेटअप की गई थी और एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये मैं आपको बता दी, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आती है। ठीक है,
इसमें याद रखना 51% जो है वो FI फिक्की के अंदर है, ठीक है, और 49% जो इक्विटी है वो DPIIT के अंदर है, ठीक है। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट ढूंढना या खोजना या बाहर के लोगों से इन्वेस्ट करवाना या अपने लोगों से इन्वेस्ट करवाना, ठीक है। कौन कौन से फोकस एरियाज है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। और अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो कौन सा एग्जांपल? जैसे अग्नि है आपका, यस, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी इसी के अंदर इसी का एक एग्जांपल है, और द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये हेल्प करती है, मतलब कि जैसे एक तो भारत की गवर्नमेंट है और भारत के जो बाहर से इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंडियन के इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में ये एक तरह से लिंच पिन का काम करती है, मतलब कि मेडिएट करवाती है, ठीक है। जिससे मतलब कि ऐसी पॉलिसी जो बनाए जो सरकार को भी दिक्कत ना हो, इन्वेस्टर को भी दिक्कत ना हो, और इंडिया में बिजनेस करना ईजी कर सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो ये चीज़ आपने, ये इन्वेस्ट इंडिया का लोगो है और ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी है भारत की, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो अलीगढ़ मूवमेंट का जो है फाउंडर कौन था? MA अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम है, अब्दुल कलाम नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे शुद्धि मूवमेंट लेके आए थे दयानंद सरस्वती, वो क्या था कि जो हिंदू लोग हैं वो जो मतलब कि दूसरे रिलीजन में चले गए थे अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए लेके आए थे वो शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो मुस्लिम के लिए था, ठीक है। अब उसके बाद कब आया था ये? लगभग लेट 19th सेंचुरी की बात है, तब ये लेके आया गया था, लेट, ठीक है। मैंने बताया मुस्लिम के लिए था, टू हेल्प देम टू ओपन नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन लेके आया था? ये वही हैं जिन्होंने आपकी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो सेटअप किया था, ठीक है, सैयद अहमद खान। और उन्होंने कब सेटअप किया था? जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। मोहम्मदन स्पेलिंग मुझे पता नहीं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, ठीक है, चेक कर लेंगे आप। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बनाया था इन्होंने? फाउंड किया था, बनाया नहीं था, फाउंड किया था 1875 में, जो आगे चल के 1920 में इसका नामकरण कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रख दिया इसका। अच्छा चलो, इससे एकदम से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, वो मैं पूछ लेता हूँ। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी पहली वुमेन चांसलर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन से एग्जाम में पूछा गया ये मुझे याद नहीं है, ठीक है। चांसलर कौन है? तो याद रखना, नाम याद रखना है आपको, नईमा खातून, नईमा खातून, नईमा खातून, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं अपने देश के। ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहली चीज़, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, ये अपने APJ अब्दुल कलाम नहीं है, याद ना, वो अब्दुल कलाम है, ये अबुल कलाम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड चीज़, इन्होंने एक उर्दू वीकली निकाली थी जिसका नाम था अल हिलाल, ठीक है। उर्दू वीकली थी, उर्दू वीकली मतलब उर्दू न्यूज़पेपर जो आता था इनका, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी, उस बुक का नाम पता होना चाहिए आपको। बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ, जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट आपको याद हो गया। अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट आपने नाम सुना है? कब आया था, कौन लेके आया था? यंग बंगाल मूवमेंट। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा सा यूनिक सवाल हो जाएगा। आप मुझे बता दो, वहाबी मूवमेंट,
ये भी मुस्लिम से रिलेटेड है। वहाबी मूवमेंट कौन लेके आया, कब लेके आया, ये दो बता दो मुझे आप। अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको ये पता, ये तो पता ही होना चाहिए। प्रोफेसर थे जिनका नाम है हेनरी विवियन डोराजियो। हेनरी विवियन डोराजियो कब लेके आए थे, 1828 में। वहाबी मूवमेंट की बात करूं मैं तो ये लेके आए थे सैयद अहमद बरेली वाले, अहमद राय बरेली, राय बरेली। कब, 1820 के आसपास, 20 लिख लो, 1820। ठीक है, दोनों मूवमेंट जो है आपके लगभग आसपास के हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इन पे क्वेश्चन बनते हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। एज पर द रिसेंट पास्ट फार्म एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट। अब देखो, ये फार्म एक्ट के बारे में पूछा गया, रिसेंटली पास हुआ था, मतलब कि 2021 का पेपर है, इसलिए ये रिसेंट का पेपर है, रिसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी क्या है, अभी आपका यूजीसी वगैरह चल रहा है, पता है ना, न्यूज़ देखते हो ना आप, तो कुछ जरूर हो सकता है कि वहां से सवाल आ जाए, तो उस चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पूछा गया है कि मैक्सिमम पीरियड क्या है फार्मिंग एग्रीमेंट का। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम जो है फार्म बिल के बारे में देख लेते हैं, जो 2020 में आया था। उससे रिलेटेड जो है 3 आपके बिल हैं। एक है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये क्या है एक्चुअली में। ये मतलब कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब कि कोई जो फार्मर है या ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो हैं वो किसी बिजनेस और ओनर के साथ जो है लीगल एग्रीमेंट में आ जाएंगे। अब वो बोलेंगे, जैसे बिजनेस ओनर ने बोला कि भैया आप जो है मशरूम कीजिए, आपको हम इतना इतना परसेंट देंगे या फिर इतना इतना आपको दिया जाएगा। ठीक है, हमें ये, या फिर मान लो जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल वाले हैं, तो बोलेंगे भैया हमको एलोवेरा का खेती, एलोवेरा के इस समय प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या फिर मतलब एलोवेरा की ज़रूरत है, तो फार्मर जो है वो कुछ पीस ऑफ लैंड में एलोवेरा करेंगे। ठीक है, तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होगा बिटवीन फार्मर एंड बिजनेस ओनर। दिस इज अंडर द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ठीक है, और उसमें जो है कभी लॉस और घाटा, कभी प्रॉफिट, ये सब जो है बिजनेस ओनर संभालेगा। मतलब हो सकता है कि फार्मर ने एलोवेरा की फसल की, लेकिन मतलब कि कुछ कारणवश, मतलब कि उस साल जो है गर्मी बहुत पड़ी या फिर पानी बहुत बरसा, सड़ गया, सब कुछ हो गया, तो उस पर बिजनेस ओनर को जो है फार्मर की ऐसा नहीं है कि फार्मर उतना नहीं दे पाया तो फिर मतलब कि उसको बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा, पर बिजनेस ओनर को लॉस के लिए देना पड़ेगा, ये चीज़ है। सेकंड है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 का। ठीक है, इसमें एपीएमसी कार्ड बनाए जाएंगे, जहां पर जैसे मतलब कि जो मंडी, जो मतलब कि मंडी में चीज जाती है, ठीक है, वहां पे जाके जो है मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मंडी में जाके ही जो है किसान जो है कमा सकता है, या फिर बाहर से भी जो है प्रॉफिट कमा सकता है, किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को वो चीज़ बेच सकता है। ठीक है, ये थर्ड है एसेंशियल कॉमोडिटीज बिल 2020। इसका मतलब क्या है? ठीक है, कुछ कॉमोडिटीज यानी कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिस पे जो है प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा, जैसे कि धान की खेती हो गई, है ना, और पल्सेस हो गई, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया। ठीक है, ये मतलब कि ये मतलब बहुत ज़रूरी है, और मतलब सॉरी पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब गलत बोल दिया मैंने। इसका मतलब क्या है कि इनकी रेगुलर सप्लाई चाहिए, ये होंगी ही होंगी, समझ रहे हो इनको, और इन पे जो है इनके जो प्राइस कितना होगा ये गवर्नमेंट तय करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, हो सकता है कि उस साल सूखा पड़ा हो या उस साल कुछ और दिक्कत आई हो, बाढ़ आ गई हो, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो मतलब वो जो तय है जिससे मतलब किसान को नुकसान ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि किसान मतलब कि उगा रहा है लेकिन बाद में सिचुएशन आई कि भाई उसकी नीड ही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसको अपनी वैल्यू ना मिलेगी, वैल्यू फॉर मनी ना मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो सरकार ये चीज तय करेगी। ठीक है, ये 3 एसेंशियल फार्म बिल
2020 के अंदर 3 ये बिल आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मैक्सिमम एग्रीमेंट कितना होगा फार्मिंग एग्रीमेंट, ठीक है, तो कितना होगा? तो ये आपका होगा 5 साल। ओके, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया decriminalized adultery, striking down section 497 of Indian Penal Code IPC 1860 in the case of। तो जो एडल्ट्री है सुप्रीम कोर्ट ने वो किस केस के अंतर्गत जो है खत्म की थी, ठीक है। अब एडल्ट्री का मतलब क्या है? एडल्ट्री का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको, अच्छा पहले वो केस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एडल्ट्री क्या है, ठीक है। ये अच्छा केस का नाम बता दूं क्या मैं? तो केस का नाम है जोसेफ शाइन, ठीक है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था जिसमें एडल्ट्री से रिलेटेड ये केस था। ये सीधा आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि आपको पता है क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ था ना कि मतलब कि जिसकी वुमेन, जैसे मान लो एक मैन है, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो अगर हस्बैंड जो है दूसरी मैरिड वुमन के साथ जो है कोई रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो उसको गलत नहीं ठहराया जा रहा था। और लेकिन अगर वाइफ जो है वो किसी गैर मैरिड मैन के साथ जो रिलेशन बनाती है तो वहां पे दिक्कत थी, ठीक है। वहां पे जो है केस बन रहे थे, ठीक है। और विक्टिम जो मतलब जो वुमेन है वो विक्टिम की तरह जो है, या फिर मतलब कह लो कि मतलब कि हस्बैंड बोला था कि ये मतलब हस्बैंड के लिए वो एक मतलब प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी ट्रीट हो रही थी। तो इसके ऊपर केस बना। एक्चुअली में क्या होता है, जो जोसेफ साइन थे उनके फ्रेंड ने सुसाइड वगैरह कर ली थी, जिसकी वजह से वो जो केस वगैरह गए थे और उन्होंने एडल्ट्री लॉस को चैलेंज किया था जो सेक्शन 497 में आते हैं, ठीक है। इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन तो है, अच्छा ये मेंशन है, 5 जजेस बेंच बैठी थी जिसने सेक्शन 497 के खिलाफ एक्शन लिए थे। इसने बताया, इस कोर्ट ने ये पाया था कि ये जो एडल्ट्री है ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 राइट टू लिव वाले जो आर्टिकल हैं इसको वॉयलेट कर रहा है। और इसी के लिए जो है कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था कि एडल्ट्री जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, उसके बेसिस पे डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है, बट वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर एक आदमी जो है किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके हस्बैंड के कंसेंट लेके तो वो एक ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये चीज भी है, ठीक है। मतलब सेम वो क्या बोलते हैं, ये चीज है ना, उसके ऊपर केस नहीं बनेगा, कहने का मतलब ये है। 5 साल की जेल थी वो तो आपको थोड़ा देख लेना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मतलब कि पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें जो है किस किस केस से रिलेटेड है, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन नॉट ओनली इंक्लूड्स compensation to the victim of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation. This principle is known as, ठीक है। एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा या जिसके कारण जो है पॉल्यूशन हो रहा है और उस पॉल्यूशन से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करे एज वेल एज जो विक्टिम्स हैं उनको कंपेंसेट करे। ये क्या कौन सा प्रिंसिपल है? तो याद रखना, दिस इज प्रिंसिपल नोन एज पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पता है जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो एक गांव है,
ये यहाँ पे मैं गांव बना देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा समझाने के लिए। ये 5-6 घर हैं, ठीक, और ये इनके बगल से जो है ये नदी जा रही है, ठीक है। अब मान लो एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये धुआं निकाल रही है यहाँ से, या फिर यहाँ से वेस्ट निकाल रही है, तो ये पानी में जा रहा है। अब इस पानी में जाने से क्या है, यहाँ के जो लोग हैं इनका फिशिंग ठप हो गया, और जो पानी मतलब कि काम के लिए इस्तेमाल होते थे, भैंसें वगैरह पीते थी या फिर इनके जो जानवर पीते थे वो भी बीमार पड़ रहे, यहाँ पे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही। तो अब ये जो फैक्ट्री का मालिक है, या जो फैक्ट्री को जो ओन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका फर्ज बनता है कि ये इन विक्टिम्स को कंपनसेट करें, साथ साथ जो इन्वायरमेंट में दिक्कत हुई है उसको रिस्टोर करें। ये बोलता है आपका पॉल्यूटर प्रिंसिपल, ठीक है। लिखा हुआ है पॉल्यूटर शुड बियर द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन एज द पॉल्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और रेमेडिंग, ठीक है, यानी कि रिस्टोरिंग डैमेज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन, ठीक है। और किसके शुड लाई विद द अंडरटेकिंग विच कॉज द पॉल्यूशन, ठीक, ये सेम चीज, ठीक है, वही चीज है। जैसे ये आप डायग्राम के थ्रू समझिए, अगर यहाँ पे ये जो है नो पॉल्यूटर पे सिस्टम है, तो सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं, इसमें जो है ये जो फर्म है वो पे नहीं कर रही किसी को, ठीक है, वो अपना फैक्ट्री अलग चला रही है, जो काम करने वाले हैं वो अलग, और जो घर वाले हैं वो अलग चला रहे हैं, काम चल रहा है उनसे, ठीक है। ये उसको पे नहीं कर रही है, यार आप देख रहे हैं आप, यहाँ से पेमेंट आ रहा है लेकिन यहाँ जा नहीं रहा। पर पॉल्यूटर पे सिस्टम क्या बोलता है कि भैया अगर आप नुकसान कर रहे हैं, आप ये पोल्यूशन के बादल उड़ा रहे हैं, हाँ, जिससे जो लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उससे आपको जो है सरकार को पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या सरकार जो है उस इन्वायरमेंट पे खर्च करेगी, ठीक है, उसको बेटर करने में खर्च करेगी, ठीक है। और साथ में अगर कोई विक्टिम है तो आप उसको भी कंपनसेट करेंगे। कई बार जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बचती हैं, ये आपको पता है, आप भी न्यूज़ वगैरह से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसमें कुछ वो चीज़ नहीं है, बस आपको ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार ये चीज़ आए तो ध्यान रखना। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रबी क्रॉप्स। अच्छा, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? अच्छा, रबी, खारिफ और ज़ैद, ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगले पेज में दिखा देता हूँ आपको। क्रॉप्स, एक होती है आपकी खारिफ, एक होती है रबी, एक होती है ज़ैद। अच्छा, मैंने इसको याद कैसे कर रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कन्फ्यूजन जो है वो रबी और खरीफ में होता है, ठीक है। अब देखो, के पहले आता है आर से, ठीक है, के पहले आता है आर से, तो के को मैंने याद कर रखा, जो पहले आता है वो समर क्रॉप्स है, और जो बाद में आता है वो विंटर क्रॉप है। क्यों? क्योंकि भैया डब्ल्यू भी बाद में आता है, एस पहले आता है, तो जो पहले आता है पहले आता है, जो बाद में आता है बाद में आता है। तो समर क्रॉप्स हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं और विंटर क्रॉप्स हमारी रबी क्रॉप है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ आती हैं, एक कब बोया जाता है, कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। जो समर क्रॉप्स हैं, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, वो समर में बोई जाएंगी, यानी जून जुलाई के महीने में, ठीक है। विंटर वाली अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, और ज़ैद वाली जो है वो गैप में बोई जाती हैं, क्योंकि जब समर और विंटर के बीच में गैप पड़ता है, मार्च अप्रैल के महीने में, उस टाइम पे बोई जाती हैं। अब कटाई कब होगी? जून जुलाई में बोई जाएंगी, तो कटाई इसकी अक्टूबर में होगी, ख्याल, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये रबी क्रॉप बोई जाएंगी। अक्टूबर नवंबर से बोई जाएंगी, तो इनकी कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में, जब ज़ैद वाली बोई जाएंगी, ठीक है, और इसकी जून जुलाई में, वाइस वर्सा। अब समर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, ज्वार हो गया, कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, भुट्टा हो गया, मेज़ हो गया, ये सब आपकी क्या है? खरीफ क्रॉप्स। रबी कौन सी हैं? सर्दी वाली कौन सी हैं? वीट, गेहूं, बार्ले, मस्टर्ड, ठीक है, ग्राम, चना, पोटैटो, ये सब क्या है? आपकी विंटर क्रॉप्स हैं। ज़ैद कौन सी हैं? जो गर्मी में बोई जाती है, जैसे चारा हो गया, चारा हो गया ना, जो गाय भैंसों के लिए चारा होता है, वो हो गया। ककम्बर हो गया, ककड़ी हो गया,
वाटरमेलन हो गया, खीरा, वाटरमेलन, ककड़ी, ये सब जो है ज़ैद क्रॉप्स हैं। इनको हम शॉर्ट सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि 1-2 महीने के लिए ही बोई जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ कौन सा है हमारी रबी क्रॉप्स, ग्राउंडनट या मस्टर्ड, कॉटन या जूट, व्हीट एंड बार्ले, पैडी एंड मेज। तो कौन सी है, व्हीट एंड मेज, ये हमारी विंटर क्रॉप्स है। ओके, अच्छा क्या आपको पता है जो व्हीट है, गेहूं है, उसको वेस्ट बंगाल में 3 नामों से जाना जाता है। इनकी 3 वैरायटी हैं वेस्ट बंगाल में पाई जाती। कौन सी, औस, अमन, बोरो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वेस्ट बंगाल में व्हीट की कितनी वैरायटी हैं, तो 3 वैरायटी हैं, उनका नाम है औस, अमन, बोरो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ये किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केबीसी, केशवानंद भारती केस, गोपालन केस, ए के गोपालन केस, फर्स्ट जजेस केस, या मेनका गांधी केस। देखो मेनका गांधी केस जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, लेकिन उसमें ये कथन नहीं था। एक्चुअल में ये आर्टिकल 21 को एक्सटेंड करता है मेनका गांधी केस, है ना, और ये राइट टू लिव की बात बोलता है या फिर ऐड करता है, ठीक है, मेनका गांधी केस। अच्छा ये किस केस में बोला था? तो ये बोला था ए के गोपालन केस ने। अगर मैं पूरी बात करूं तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जिसमें ये कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णायक दिया गया था। अच्छा केबीसी केस, केशवानंद भारती केस, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, अच्छा सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 13 जजेस बेंच बैठी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एकदम से याद आता जा रहा है तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो अमेंड हो सकते हैं और उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये बोला था आपके केबीसी केस ने। फर्स्ट जजेस केस की मैं बात करूं अगर, तो इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि इसका एक और नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम केस है, यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा एक और नाम है इसका नाम है जजेस ट्रांसफर केस, जजेस ट्रांसफर केस। कब हुआ था ये? 1981। इसके 2 नाम है, इनमें से किसी नाम से भी पूछ सकता है। और इसमें क्या बोला गया था, फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला था क्या, कि प्रेसिडेंट भैया बाउंडेड नहीं है कोलेजियम से। अब कोलेजियम क्या है, एक्चुअल में क्या है, जजेस को चुनने के लिए कोलेजियम बैठता है, एक मतलब कमेटी टाइप की बैठती है, तो प्रेसिडेंट जो है उनके डिसीजन से बाउंडेड नहीं है, ऐसा बोला था फर्स्ट जजेस केस में। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा बोला गया था फर्स्ट जजेस केस में। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो आपको बताना चाहिए, जैसे कि केबीसी तो मैंने आपको बता दिया 1973 में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की ये बात करता है कि फंडामेंटल में अमेंडमेंट हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना चाहिए। मेनका गांधी केस मैंने आपको बता दिया 21 को एक्सपेंड करता है, ठीक है। और एस आर बोमाई केस जो है वो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मतलब कि ऐड करता है आर्टिकल 21 में, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये अभियान जो केस हुआ था 2022 में, ठीक है, इसने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जो है वो अपहेल्ड कर दिया था। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो याद ना 103rd अमेंडमेंट से, ठीक है। जो मदन लाल चौधरी केस था वो अपहेल्ड करता है ईडी और पीएमएलए पावर्स को, ये भी 2022 का केस है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। 23 में जो सुप्रिया केस है ये 2016 के जो डीमोनेटाइजेशन होता है उसको अपहेल्ड करता है, ठीक है। आर्टिकल 370 है ना, ये 2023 में जो है
आपको पता है क्या बोलते हैं, क्या हुआ था, आर्टिकल 370 क्या है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी ये दोनों चीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुझे एक टाइम पे लगा कि इम्पोर्टेंट है, मैंने ऐड किया, पर मैंने इसके क्वेश्चंस देखे नहीं है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट जजेस केसेस, मेनका गांधी केसेस, ए.के. गोपाल केसेस, जो बेसिक हैं वो आपको पता होने चाहिए। प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे सीरीज में जो है उनको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। जो माउस है, माउस पहली बात इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने, टिम बर्नर्स ली ने, या डगलस एंगलबार्ट ने, या फिर सेमर क्रे ने। तो ये आपका जो माउस होता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा वायर निकला होता है उसका, ये आपका इन्वेंट किया था डगलस ने, सर डगलस ने इन्वेंट किया था। चार्ल्स बेबेज को जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं, उन्होंने पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, याद रहेगा। अच्छा, टिम बर्नर्स ली ने क्या डिस्कवर किया था, क्या इन्वेंट किया था, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आज जो आप इंटरनेट चला रहे हैं वो इन्हीं की द्वारा, इन्हीं की देन है। अच्छा, सेमर क्रे का जो नाम है याद रखना, इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जिसके पास भैया जो है ताकत होती है एकदम आसमानी, इतनी फास्ट काम करता है ये, पूछो मत। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताओ मुझे, ब्लूटूथ ये किसने इन्वेंट किया था, तो ये आपको जाप हार्सन का नाम याद होना चाहिए, हार्सन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी डे आप मुझे बता दो, अभी हमने कुछ टाइम पहले सेलिब्रेट किया था लिटरेसी डे, कब, कौन सा तारीख क्या है, व्हाट इज द तारीख। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बता दो, पहला कंप्यूटर भारत में कौन सा आया था, उसका नाम क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, ये मुझे बता दो आप। अच्छा, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था, और वो हमारी एक लेडी थी, ठीक है। और अच्छा, उसके अलावा मैं एग्जांपल दूँ, जो चार्ल्स बेबेज है वो उनकी जो है स्टूडेंट रही हैं, इतना तो पता होना ही चाहिए क्योंकि उनका नाम बार बार पूछा जाता है यार, ठीक है। तो पहली कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था, ये इन लिख दिया मैंने, सॉरी। कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था, वो थी हमारी लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। पहला कंप्यूटर भारत में जो आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिद्धार्थ, याद कर लो मेरे भाई, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, लिटरेसी डे कब मनाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिसंबर को, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं जो पूछे गए हैं, जो आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस पायनियर द PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। तो कौन था उस समय जज, VR कृष्ण अय्यर, ठीक है, वेंकट चल्लई, या फिर साते, SP साते। तो SP साते और वेंकट चल्लई नहीं थे, हमारे VR कृष्ण अय्यर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ए। अच्छा, कब हुआ था ये, 1976 में हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई में। अच्छा, आपको केस का नाम भी बताना चाहिए, जो उस समय कौन सा केस चल रहा था, उस समय चल रहा था मुंबई या क्या बोलते हैं, कामागर साबा वर्सेस अब्दुल थाई, ये केस चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा PIL होता क्या है, ठीक है, PIL होता क्या है और कौन उसको कर सकता है। PIL का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट,
मतलब कि कोई भी पर्सन जो है पीआईएल डाल सकता है, फाइल कर सकता है। ठीक है, किसी के लिए भी कर सकता है, चाहे वो पुअर हो, चाहे मतलब कि जैसे अभी प्रदूषण चल रहा है, ठीक है, कोई नदी खराब हो रही है, कोई भी इंसान फाइल कर सकता है पीआईएल। ठीक है, और आर्टिकल 14 और 21 के तहत उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्राइवेट डिस्प्यूट और पर्सनल गेन के लिए आप नहीं कर सकते पीआईएल फाइल, पीआईएल फाइल नहीं कर सकते इन दो चीजों के लिए। ठीक है, और इसके लिए कोर्ट्स जो है वो कमीशन बैठा सकती है इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ये चीज आपको बताना चाहिए। उसके अलावा पीआईएल से रिलेटेड कुछ केसेस आपको बताना चाहिए। पहला तो मैंने आपको बताया, पहला तो आपको बताना चाहिए कि क्या बोलते हैं, पहला एफआईएल पीआईएल जो है वो एनजीओ के द्वारा डाला गया था। किस केस में? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1984 में हुआ था। ठीक है, और इस केस के तहत जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ठीक है, उनको रिलीज किया गया और साथ में उनको कंपनसेट करने की बात भी कही गई। ठीक है, ये चीज है। इन्वायरमेंट के लिए पहला पीआईएल याद रखना आपको, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था 1987 में, पहला इन्वायरमेंट के लिए पीआईएल। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, और ये कुछ केसेस जैसे कि ये विशाख एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है 1997 में हुआ था, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के लिए इसने मतलब कि स्टार्ट मतलब इसका वो नींव रखी इस केस ने। ठीक है, जिससे मतलब कि वुमेन हरासमेंट जो है कंपनीज में ना हो, उसके लिए ये केस था। मैंने आपको बताया ना, कोई भी किसी चीज़ के लिए भी फाइल कर सकता है, बस वो पर्सनल गेन के लिए नहीं होना चाहिए और मतलब कि प्राइवेट उसके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ केसेस आपको पता होने चाहिए। ओके, जिसमें से बंधुआ मुक्ति जो है सबसे पहला था, और एमसी मेहता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये पहला पीआईएल था जो कि इन्वायरमेंट के इशू के ऊपर था। ओके, वुमेन हैरेसमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 और वो 1987। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन एक अमेंड के अंतर्गत जो है उसको रिमूव कर दिया गया और उसको जो है लीगल राइट्स आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था? क्या वो 25 था, क्या वो 52 था, क्या वो 44 था, क्या वो 42 था? कौन सा था मेरी दोस्त? तो वो था आपका 44th अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 1978। ठीक है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। साथ साथ दो चीजें और हुई थी इसके अलावा, राइट टू प्रॉपर्टी के अलावा, क्या कि जो आर्म्ड रिविलियन था उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। जो शब्द था, आपको पता है इमरजेंसी जो है 3 फील्ड के अंतर्गत लगाई जा सकती है, उसमें से आर्म्ड रिविलियन एक है, उसको रिप्लेस कर दिया इंटरनल, मतलब उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को। ठीक है, ताकि ये टू बी एग्जैक्ट हो जाए। ओके, उसके अलावा इसी अमेंडमेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 भैया कोई भी इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये दो चीजें, 3 चीजें, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, सस्पेंडेड, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट से। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी और 25th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो कि हुआ था 1971 में। ठीक है, इसने क्या किया? इसने बोला कि अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो नहीं मौजूद हो पाते, ठीक है, मतलब वैकेंसी, उनकी सीट जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो कौन उनके पद को संभालेगा, ये 25th अमेंडमेंट ने बोला। साथ साथ इसने कर्टेल किया राइट टू प्रॉपर्टी को, इट कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज भी आपको बताना चाहिए। ये कौन से हम बात कर रहे हैं? 25th अमेंडमेंट की।
अब बात कर लेते हैं 52nd अमेंडमेंट की, जो उसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। 52nd अमेंडमेंट में जो कि कब हुआ था, 1985 के बाद। एक ही चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्या? वो है आपकी एंटी डिफ्लेक्शन डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, है ना। आपको पता है कि किन फील्ड के द्वारा जो है जो एमपीस वगैरह हैं वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। दल बदल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी मंत्री को जहां जिस पार्टी में फायदा दिख रहा है वो उसमें चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है 52nd अमेंडमेंट में ये कानून लाया गया, ठीक है। अच्छा, 44th अमेंडमेंट से एक और चीज आप ऐड कर लो जो मैं बताना भूल गया, ठीक है, एकदम से याद आ गया, तो कि इसने एक चीज और बोली कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर सकता है, बट ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अच्छा, कौन से आर्टिकल के तहत ऐड किया गया ना, तो कौन से आर्टिकल में है याद रखना, आर्टिकल नंबर 352 का 3rd क्लॉज। ओके, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब बचा हमारा 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके बारे में हमें जानना है। क्यों? क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट 1976, याद रखना। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि भैया इसने निर्णायक चीजें करी। इस अमेंडमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है दी हमको, जैसे कि इसने प्रियम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया। वो शब्द क्या क्या है? वो हैं आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। SSI ऐसे याद कर लो, या फिर SIS सिस्क करके याद कर लो। तो ये 3 शब्द इसने याद किए। साथ साथ इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब आप मुझे बता दो कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 51A, ये इसने ऐड करी, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसने 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। 5 सब्जेक्ट मैटर्स ट्रांसफर्ड, सब्जेक्ट मैटर, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बस आपको बाकी चीजें याद नहीं रखनी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, स्टेट लिस्ट क्या होती है और कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो है जिसमें सेंट्रल जो है वो क्या बोलते हैं, निर्णय लेगी, डिसीजन लेगी। स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों लॉ बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। परंतु अगर यूनियन ने कोई डिसीजन लिया तो उसका जो डिसीजन है वो स्टेट के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, उसको ज्यादा मान्यता दी जाएगी। कंकरेंट लिस्ट में ऐसा है। अच्छा, 5 सब्जेक्ट जो मैटर है वो ट्रांसफर हुए थे स्टेट से कंकरेंट में। अब कौन कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और एक और था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये 5 सब्जेक्ट मैटर जो हैं वो सब्जेक्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले गए, ठीक है। पहले ये स्टेट में थे, अब ये कंकरेंट में हो गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई 42nd अमेंडमेंट 1976 के दौरान, जो आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कब आया था? 1980 में। ये भी आपको पता होना चाहिए ना। और किसके टाइम पे आया था? कौन थी हमारी लीडर? इंदिरा गांधी उस समय पे पीएम थी, उनके टाइम पे आया था। इस कंसर्न विथ, ये किससे जुड़ा हुआ है? एंटी सोशल एलिमेंट से, प्रिवेंटिव डिटेंशन से, पब्लिक सेफ्टी से, या कंट्रोलिंग टेररिज्म से। तो ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी से आपको कोई बिल याद आ रहा है? तो याद आना चाहिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पब्लिक
सेफ्टी एक्ट जो 1978 वाला है, याद आना चाहिए। टेररिज्म से कौन सा आना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटा, मैं बोलता हूँ, मतलब सब तो नहीं बोलते, पोटा, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 वाला जो है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, एक चीज से दूसरी चीज आपको रिलेट करते हुए चलनी है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ी चीज जान लेते हैं। 1980 में आया था, एग्जैक्ट बोलूंगा तो सितंबर 23, 1980। और कौन किसके अंतर्गत था? इंदिरा गांधी के। द गोल इज टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। और किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन किया जा सकता है बिना किसी चार्ज के 12 महीने तक, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इसलिए ये चीज याद रखनी है, 12 महीने के लिए किसी को भी उठाया जा सकता है बिना किसी चार्ज के लिए, ठीक है। और जो पर्सन उठाया गया है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में किसी भी लॉयर के मतलब बिना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। इंडिया साइन दी एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज विथ विच कंट्री? अच्छा, ये क्या है एग्रीमेंट? ठीक है, पहली बात, ये एग्रीमेंट आया था 1988 में और इसको रेटिफाई कर दिया गया था 1991 में, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या था, और अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूंगा तभी आप समझ जाएंगे कि भाई ये किसके साथ हो सकता है। ये एग्रीमेंट, इसके हिसाब से ये एग्रीमेंट बोलता है कि दोनों कंट्रीज को, ठीक है, एक दूसरे को ये इन्फॉर्म करना होगा कि उनके पास कहाँ कहाँ कितनी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी का मतलब है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती हैं या न्यूक्लियर मतलब वेपन बनाती हैं, वो फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे कितनी है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब बताओ, इंडिया जो है ये किसके साथ साइन कर सकती है, किसके साथ करेगी? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान। समझ रहे हो? तो बस इतनी सी चीज थी, अगर आपको पता था तो आप इजिली कर सकते थे। आगे आते हैं। इफ अ पर्सन फेल्स टू वियर सेफ्टी बेल्ट्स while driving a motor vehicle then he shall be punishable with a fine amount। कितना अमाउंट होगा? 5,000, 1,000, 2,000, 500। अगर मान लो कोई इंसान जो है गाड़ी चला रहा है और उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रखी, तो उसके ऊपर कितना फाइन ठुकेगा और किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा ये चीज़? सेक्शन पता होना चाहिए पहले आपको, सेक्शन पता होनी चाहिए। मूल विधि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? तो सेक्शन आपका क्या है? सेक्शन है 194। अगर वो एग्जैक्ट बोलो तो 194B वाला। उसमें ये बात कही गई है कि अगर जो है पर्सन सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाता है, सेफ्टी बेल्ट का मतलब क्या, हेलमेट नहीं लगाता है या फिर ऐसे पकड़ा जाता है, तो सेक्शन 194B ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। कितने रुपए का? 1,000 रुपया का, ठीक है। और 1,000 रुपया जो है ओवर स्पीडिंग का भी है। अगर आप जितना बोला गया है, जितना वहाँ पे मेंशन है, उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1,000 से 2,000 के बीच में जो है फाइन भरना पड़ सकता है ओवर स्पीडिंग के लिए। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, 1,000 से 2,000 रुपये, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप उसको सही मानने लग जाओ यार, ठीक है। ओके, इतनी बात होगी। अच्छा, 2,000 रुपये जो है वो किसका है? 2,000 रुपये का क्या है? जो चाइल्ड होता है बिलो 14 ईयर्स, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, उस पर एप्लीकेबल है ये 2,000 रुपये का, ठीक है। उसके अलावा थोड़े से और हम फाइन देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, मुझे बताओ, ड्राइविंग विथआउट इंश्योरेंस, ड्राइविंग विथआउट इंश्योरेंस कितना फाइन है? जो कॉमन है वो पूछूंगा मैं, ठीक है। और ड्राइविंग विथआउट लाइसेंस, ड्राइविंग विथआउट लाइसेंस अभी वाला बताना है, पहले जो था वो नहीं पूछा मैंने, ये चीज़ आती है। और ड्रंक एंड ड्राइव वाला बता दो, ड्रंक एंड ड्राइवन,
ठीक है। ओवरलोडिंग का बता दो, ओवरलोडिंग का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ओवरलोडिंग का मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैं जब कोई मॉक लगा रहा था तब मैंने उसमें देखा था। अच्छा, ड्राइविंग विथाउट लाइसेंस का फाइन कितना है, तो याद ना, ₹2000। विथाउट लाइसेंस का कितना है, 5000। ठीक है। और ड्रंक एंड ड्राइव का कितना है, ₹10,000। ओवरलोडिंग का कितना है, ₹20,000। ठीक है। तो ये कुछ आपको फाइन पता होनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा कि अभी अभी जो है शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है फाइन से रिलेटेड, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। पैसिव यूथेनेसिया वॉज लीगलाइज इन दी इंडिया इन द केस ऑफ, तो किस केस में ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरुणा रामचंद्र वाला केस जो हुआ था, लिली थॉमस वाला, कौर वाला जो केस था, सहेली वाला, कौन सा केस था? अच्छा, सहेली वाला केस तो ये है कि मतलब कि अगर किसी इंसान के साथ जो है एक्सेस बर्ताव किया जाता है इंडियन पुलिस फोर्स के द्वारा, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। इट अलाउड, इस केस में बोला गया अलाउड कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, बाय इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस फोर्स। ये सहेली वाला केस है। ठीक है। अच्छा, कौर वाले केस में क्या बोला गया? कौर वाला जो पंजाब के साथ खिलाफ केस था, उसने ये बोला कि भैया जो आप सुसाइड करते हो ना, वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड नहीं होगा। राइट टू लिव के अंदर नहीं आ रहा आप जो आप सुसाइड करते हो। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। और अगर 21 के अंदर कवर्ड नहीं है तो कोई राइट नहीं है, इसलिए हेंस उसको पनिश किया जा सकता है, उस बंदे को पनिश किया जा सकता है, पनिशेबल। ठीक है। लिली थॉमस वाला जो केस था, ठीक है, उसने ये बोला कि भैया जो कन्विक्टेड एमपी एमएलए है ना, उनको इलेक्शन देना, वो इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो कन्विक्टेड एमपी एमएलए हैं, मतलब बेयरिंग द रोकना या फिर स्टॉप दी कन्विक्टेड एमपी एंड एमएलए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, ऐसा बोला लिली थॉमस के केस में। अच्छा, तो कौन सा बच गया? हमारा एक ही केस बच गया जो इसका सही आंसर है। अरुणा रामचंद्र वाले केस ने पैसिव यूथेनेसिया को, ये सॉरी यूथेनेशिया को लीगलाइज किया था। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। CERT, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन और रिसर्च टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क, या सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब मैंने बता दिया कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो भाई दो ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा दो, कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। इट इज CERT की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये बनाई गई थी 2004 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बनाई गई थी, तो ये अभी पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी करती क्या है, ये याद रखना साइबर क्राइम से डील करती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, चलो ठीक है। 2004 में बनाई गई थी गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से डील करती है। ओके, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एनालिसिस इन साइबर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये चीज। और जो एम्स दिल्ली 2022 में जो अटैक हुआ था, उसमें इसने एनालाइजिंग एजेंट का काम किया था। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या क्या है, याद रखना, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कलेक्ट एनालाइज एंड शेयर डेटा ऑन साइबर इंसिडेंट। ठीक है, थ्रेट को अलर्ट करना,
कि भैया कुछ कहाँ पे फोरकास्टिंग में कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे जो मैसेज आते हैं, ये आपका इसी का काम है, सर्ट का काम है। ठीक है, इंसिडेंट का रिस्पॉन्स, टेक इमरजेंसी मेजर्स टू हैंडल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। ठीक है, जैसे कि ये एम्स दिल्ली वाला जो केस हुआ था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, लीड एंड कंट्रोल नेशनल साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एफर्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा एडवाइस और गाइड देना गवर्नमेंट को या फिर और किसी लोगों को। ठीक है, लोगों को मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये भारत की एक तरह से साइबर, अब वैसे बोल सकते हो साइबर सिक्योरिटी फोर्स बोल लो आप, इजी समझने के लिए। ठीक है, जो ऑनलाइन जो चीज़ें चलती हैं, फ्रॉडबाजी चलती है, उसमें इसका योगदान होता है, मतलब इसमें हैंडल करती है, कहने का मतलब। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अच्छा, वहीं पे आ गए हम, अभी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की थी एक केस में, अब वही पूछा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। 20, 21, 22, 24। 24 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 24 के अंदर आता है भैया, याद है कि नहीं है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को जो है, जो 14 साल से कम है, उनको आप जो है फैक्ट्रीज में या फिर माइंस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, मतलब हजार्डियस वर्क जो है नहीं करवा सकते अंडर एज 14। ये आर्टिकल 24 बोलता है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है भैया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 20 ऑफेंसेस। 21 क्या बोलता है? अभी मैंने बताया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर राइट टू लाइफ भी आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेनका गांधी के सब कुछ इसी से जुड़े हुए हैं, सब कुछ आपको याद रखते हैं। ठीक है, बच गया हमारा कौन सा? आर्टिकल नंबर 22, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। अच्छा, क्या बोलते हैं, डिटेंशन कितने टाइप का होता है? 2 तरह का। हमने बात की थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जिसमें बोला गया था क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव, यार दिमाग में रख, डिटेंशन। ठीक है, ये 2 तरह के डिटेंशन जो है आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं। 22 के अंदर एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक और मैं बताऊंगा आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोलता है कि मतलब कि जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है जो सज़ा काट के आया है, ठीक है, या फिर जो मतलब कि है, जो मतलब कि कोई भी क्रिमिनल है जो मतलब कि ये ऊटपटांग हरकतें करता रहता है, मतलब कि दंगे फसाद में जिसका हाथ रोल रहा है, वो सज़ा काट के आया है। अब इलेक्शन का टाइम चला तो पुलिस वाले जो है उसको बिना किसी चार्ज के 3 महीने के लिए जो है जेल में बंद कर सकते हैं, ताकि मतलब कि खुरापात रोक सकें पोल के टाइम पे। तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव होने से पहले हम प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि जो है पुलिस वाले जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ही बंद कर सकते हैं जेल में, टू प्रिवेंट दी एक्शन या फिर ऑनगोइंग इवेंट। ज्यादातर ये जो है पोल के टाइम पे होता है, इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, दूसरा है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब नॉर्मल जो अरेस्ट होती है। ठीक है, आपने कुछ आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई, आप जो मतलब कार्रवाई वगैरह हुई, फिर उसके अंतर्गत आपको अरेस्ट किया गया। तो 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, एक प्रिवेंटिव, एक प्यूनिटिव। ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग डाइवोर्स? डाइवोर्स के बारे में किस एक्ट में जो है बात बोली गई है? डाउरी प्रोहिबिशन, या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, या फिर सती एक्ट, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट। देखो, डाउरी प्रोहिबिशन जो है वो दहेज प्रथा को रोकता है।
दहेज, ठीक है। तो इसका डाइवोर्स से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है वो बच्चों की जो मैरिज है, आपको पता है कि मेंशन है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की जो है लिमिट दे रखी है कि भाई इससे छोटे बच्चों की आप शादी नहीं कर सकते। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो यही वाला एक्ट डिसाइड करता है। सती प्रथा आपको पता है क्या है? जो पति के मरने के बाद जो है जो औरतें थी वो आग में जल जाती थी, या उनको मतलब कि वो क्या बोलते हैं, आग को अपना लेती थी। तो वो भी प्रिवेंट कर दिया गया है प्रिवेंशन एक्ट 1987 के तहत। अभी मैं बताया किसके टाइम पे हुआ था ये? क्या नाम लिया था मैंने, अभी मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो अब डाइवोर्स की बात किसमें की गई है? वो की गई भाई हिंदू मैरिज एक्ट में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट में ही डाइवोर्स की बात की गई है, याद रहेगा। और पहले क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया कि सती प्रथा जो है वो अबॉलिश किसने की थी? याद आ गया, विलियम बेंटिक ने खत्म किया था, जिसने ठगी सिस्टम और सर्किट कोर्ट्स और मैकुलर मिलेट भी खत्म की। मैकुलर मिलेट उनके टाइम पे आया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ और आपको पता होना चाहिए। ये तो मैं देख लिया, सती एक्ट हमने देख लिया। हिंदू विडो रिमार्ज एक्ट जो 1856 का है, किसके टाइम पे आया था? डलहौजी के टाइम पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़ा नाम है, आपको पता होना चाहिए। सिविल मैरिज एक्ट जो है 1872 वाला है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 वाला है। डाइवरी प्रोविजन 1961 है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929 का है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है 1956 का है, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर डाइवोर्स होता है तो बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, वो सब जो चीज़ें हैं वो इसमें है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चाहिए। मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 का है। फैमिली कोर्ट एक्ट जो है, जो डोमेस्टिक केसेस होते हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये कुछ एक्ट हैं जो कि फैमिली एंड मैरिज से रिलेटेड हैं इंडिया में। किस साल में कौन से आए थे ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सी चीज़, कौन से एक्ट में क्या क्या मेंशन है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। आपको कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, और आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो है जीएस में किस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है, और उनका क्या लेवल रहने वाला है, ठीक है। मैं आपके लिए जो है सिर्फ चूज़ करके जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको एक आइडिया देंगे, जो आपको आपका प्लान शेड्यूल बनाने में हेल्प करेंगे, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। इस सीरीज़ में हम जो है क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक, प्रैक्टिस और रिवीजन तीनों को लगातार करते रहिए। अभी भी टाइम है कि आप यूपीएसआई को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। राधे राधे सभी को।